नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि ये किताब आपका वन लाइनर है, थ्योरी बेस्ड किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर 1, तो पहला चैप्टर आएगा। ठीक है, और उसका पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपकी है प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, तो प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत का जो कि चैप्टर नंबर 2 सॉरी पार्ट नंबर बी, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 का सेकंड वीडियो होगा। और इससे पहले हम लोग ने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम साहित्यिक स्रोत से स्टार्ट करेंगे। तो साहित्यिक स्रोत, यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है, तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गए थे, वेद उपवेद व उनकी विशेषता क्या है पढ़ते। तो इधर आपका वेद का नाम है, इधर आपका उपवेद है, और इधर आपका विवरण है। तो ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद है, और यह जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और ये युद्ध कला से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है सामवेद, तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद, और ये कला एवं संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है अथर्ववेद, तो ये आपका अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, और ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। ठीक है, ये पांडुलिपियां मिस्र एवं काष्ठ फालकों पर लिखी गई है। तो कौन सी पांडुलिपियां, तो ये आपकी जो है जो प्राचीनतम पांडुलिपियां जो है, तो आपकी जो प्राचीनतम पांडुलिपियां हैं मिस्र एवं काष्ठ फालकों पर लिखी गई है। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद को 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ
तो वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई थी। नेक्स्ट आपका वेदांग। तो वेदांग आपका क्या है? तो वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो आपके 6 वेदांग हैं। पहला शिक्षा, तो वैदिक शब्दों के शुद्ध आचरण को हेतु इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आपका कल्प, तो वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम है। नेक्स्ट आपका व्याकरण, तो इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। नेक्स्ट आपका निरुक्त, तो शब्दों के व्युत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और यास्क ने निरुक्त की रचना की है। छंद, तो वैदिक साहित्य में ज्ञात्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका ज्योतिष, तो इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है और इसके प्रसिद्ध आचार्य लगत मुनि थे। नेक्स्ट आपका लाइन है सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। और कालांतर में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई है। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सत्य शास्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसके तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। और इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी और जिसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। तो आपका रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण महाभारत के बाद रचना हुआ है। इसका राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म, जन्मानुष्ठान, तो जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। और श्रौत सूत्रों, तो श्रौत सूत्र और कृत सूत्र में दोनों 600 से 700 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। नेक्स्ट आपका है शुल्ब सूत्र में, तो शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के
निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विज्ञान, ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के विषय में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक शासकों के विषय में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से अधिक पूर्व जन्मों में पशु के रूप में भी गुजारे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक के सुदृढ़ निकाय का 10वां भाग है और ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं और ये कथाएं बुद्ध की बोधिसत्व बुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए उद्यमशील अवस्था को दर्शाती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी और ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। नेक्स्ट आपका धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है और धर्म सूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है और यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है और इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी है जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरचित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं, इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथ से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के और ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इनके अंतर्गत अनेक कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ तोल्काप्पियम, शिल्पादिकरम और मणिमेखलय। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है और इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट आपका विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में आपका क्या है, तो यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है और यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है।
एक ही व्यक्ति थे, ठीक है। और यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका इन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है, जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी, जिसमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया गया है। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है और यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। नेक्स्ट आपका है कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस। तो कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस यह यूरोपीय यात्री था और जो 535 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का मिलता है, ठीक है। सुलेमान, तो सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था, जिसने पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया था। अल मसूदी, तो यह 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। नेक्स्ट है अल बरूनी। तो अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन ने तहकीक हिंद किताबुल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। नेक्स्ट आपका चीनी लेखकों का वर्णन क्या क्या है पढ़ते हैं। तो फाहियान, जो कि आपका 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में यात्रा की थी इसने, और इसकी रचनाएं फोक की भारत की तत्कालीन का विवरण राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक दशाओं के बारे में बताए हैं। तो यात्री का विवरण क्या है। तो फाहियान ने अपनी 15 वर्ष की यात्रा में प्रमुख नगरों, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का उल्लेख नहीं है और उसने उसके द्वारा शासित मध्य देश का विस्तृत वर्णन किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। इसने गुप्तकालीन दंड विधान, कृषि उपज पर टैक्स, मध्य देश में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता, धनी व्यक्तियों द्वारा मंदिर, विहार, निःशुल्क पुण्यशालाओं एवं औषधशालाओं के निर्माण की जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित सम्राट अशोक के राजप्रासाद की भव्यता से प्रभावित होकर इसे देव निर्मित बताया है। नेक्स्ट आपका है सुंग युंग। तो सुंग युंग ये आपका 512 से 513 ईस्वी तक था और इसने
बिहार व बंगाल की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों को उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान, जो कि आपका 629 से लेके 645 ईस्वी तक था और इसकी रचना से यू की है, ठीक है। और हिंदुस्तान ने लगभग 16 वर्ष भारत में यात्रा की एवं यहाँ प्रवास किया। उसने विश्व के संसारिक प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा यहाँ के ज्ञान एवं शिक्षण के उच्च स्तर की प्रशंसा की। उसके यात्रा विवरण में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल, तत्कालीन भारत की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा का विस्तृत उल्लेख किया है। उसने कन्नौज, हर्ष की राजधानी का नगर वर्णन, हर्ष की दानशीलता, समाज में विभिन्न जातियों, उपजातियों, प्रयाग के एक बड़े समारोह, शायद कुंभ, गंगा जल की पवित्रता आदि का वर्णन किया है। नेक्स्ट आपका इत सिंह, जो कि आपका 671 से लेकर 693 ईस्वी तक था और ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं हैं। इत सिंह हिंदुस्तान के चीन लौटने के बाद भारत आया था। उसने बंगाल की ताम्रलिप्ति, वर्तमान ताम्रलिक, 3 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया तथा बोधगया, नालंदा, वैशाली, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु आदि स्थानों की यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांत में उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली, हर्षकालीन समाज तथा तत्कालीन भारत में प्रचलित बौद्ध धर्म के 4 संप्रदायों का उल्लेख किया है। इत सिंह चीन वापस जाते समय अपने साथ बौद्ध त्रिपिटकों की 400 प्रतियां ले गया। मातवेलीन, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। मातवेलीन ने नेक्स्ट आपका चाओजू कुआ, तो चाओजू कुआ 1225 ईस्वी से 1254 ईस्वी में भारत की यात्रा की और इसकी रचना है चू फानची, ठीक है। तो चू फानची चाओजू कुआ की रचना है और इससे 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमने आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। कल हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, जो कि आपका प्रस्तर युग आदि मानव से होगा, ठीक है। और कल हम इसको जो है पढ़ेंगे। तो आज का आपका चैप्टर नंबर 1 का दोनों वीडियो 2 पार्ट में हमने इसे कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 1 को कल हम आपका सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।